हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। जल्दी से शुरू करेंगे आज के सेशन को द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के एक आर्टिकल के साथ। सर्कल्स ऑफ लाइफ इसका टाइटल है। ये आर्टिकल बड़ा ही खूबसूरत लिखा हुआ आर्टिकल है जापानी लैंग्वेज पे। जापानी लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं दुनिया भर में हो गए हैं मशहूर, और इनको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ करके रखा जाता है, लेकिन इन वर्ड्स का जापानी में कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसी चीज़ को इस आर्टिकल में बताया गया है। शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। आर्टिकल पढ़ो और जो सीखोगे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन, इस क्विज़ पे आपको करना है अप्लाई। इसके सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में मिलेंगे। 6 में से 6 मार्क्स लेना आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी सर्कल्स ऑफ लाइफ। देखिए, लाइफ का मतलब है जीवन और सर्कल का मतलब होता है चक्कर। कह रहे कुछ चक्कर हैं लाइफ के, कुछ सर्कल्स हैं। अब ये सर्कल्स क्या हैं, ये चक्कर क्या हैं, ये आपको इस टाइटल पैराग्राफ से आगे भी पता लगेगा। कह रहा है जी मैनी जैपनीज आर bemused बाय द ग्लोबल रेजोनेंस ऑफ मैनी एंड ऑर्डिनरी जापानीज वर्ड्स। कह रहे बहुत सारे जैपनीज जो हैं, जैपनीज का मतलब है जापानी लोग, कह रहे कई सारे जापानी लोग जो हैं वो आर हैं bemused। bemused का मतलब होता है किसी चीज़ से पजल्ड हो जाना, किसी चीज़ को देख करके आपको मज़ा भी आए और समझ में भी ना आए हो क्या रही है। पजल्ड या बिविल्डर्ड बोलते हैं, परप्लेक्स्ड बोलते हैं bemused को। तो कह रहे बहुत सारे जापानी जो हैं हैरत अंगेज होकर के, थोड़े से हैरान होकर के bemused हैं और पजल्ड हैं। और किसके द्वारा? ग्लोबल रेजोनेंस के द्वारा। तो रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज, एको, और ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, यानी पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में जो गूंज हो रही है ना, और किसकी ये गूंज हो रही है? बहुत सारे नॉर्मल या ऑर्डिनरी जापानीज वर्ड्स की। ऐसे वर्ड्स को, जापानी वर्ड्स को, जिनको जापान के लोग तो ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन उनको यूएस में, कनाडा में, इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बड़े ज़ोरों और शोरों से यूज़ किया जा रहा है। तो जापानी लोग बड़े हैरान हैं कि ये हमारे वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग कैसे निकल गए पूरी दुनिया की लैंग्वेज में। चलो, सेंटेंस आप समझ गए। जापानीज आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। bemused का मतलब होता है हैरान, आश्चर्यचकित, और कैसे? थोड़ा सा पजल्ड होकर के। तो इसको पजल्ड, बैफल्ड भी बोल दो, मिस्टिफाइड बोल दो, बिविल्डर्ड बोल दो। अच्छा, रेजोनेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की एको, गूंज। जब आप कुछ बोलते हो तो सामने से दूसरी आवाज़ आती है ना आपकी, गूंज, वो कहलाती है आपकी रेजोनेंस। मैनी एंड का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे। देखो, मैनी का मतलब होता है कई, कई, और वैसे ही मैनी अ या मैनी एन, इसका मतलब भी होता है कई। लेकिन मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन, और उस नाउन की हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन मैनी अ या एन के बाद में अ या एन के हिसाब से सिंगुलर नाउन और उसकी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आप पूछोगे सर दोनों का मतलब है कई, तो दो अलग अलग वर्ड्स क्यों बनाए गए हैं? देखिए, इसका मतलब है कई एक साथ, और इसका मतलब है कई एक एक करके। ए एन लगाया ना, तो कई एक एक करके। तो जब एक एक करके बात हो रही है तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब मैनी ए या एन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनी कंपनीज इन द इंडस्ट्री आर स्ट्रगलिंग आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक। बहुत सारी कंपनियां जो हैं इंडस्ट्री में वो स्ट्रगल कर रही हैं कोविड-19 की पैंडमिक यानी महामारी के बाद में, यानी आफ्टर। तो ये सेंटेंस है मैनी से बना हुआ। यहाँ पे कई की बात की जा रही है। इसके बाद में कंपनीज, जो कि एक प्लूरल नाउन है, लगाया गया है, और इसकी वर्ब भी प्लूरल है। देखो, आर स्ट्रगलिंग लिखी गई है, प्लूरल वर्ब। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, मैनी अ कंपनीज, कंपनीज के हिसाब से आ जाएगा। मान लो कुछ और होता, एंटरप्राइज लिखा होता, ई से शुरू हो रहा था तो एन लगा देता। बात एक ही है, अ या एन। जैसे ही मैं सेंटेंस को मैनी ए या एन से लिखूंगा तो ये सेंटेंस का मीनिंग तो वही रहेगा, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगी। अब मैनी अ के बाद में आप कंपनीज नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा कंपनी। क्यों? क्योंकि सिंगुलर लगेगा। और जो वर्ब है ना, वो भी प्लूरल नहीं, सिंगुलर आएगी। आर नहीं लिख सकते, आप लिखोगे इज स्ट्रगलिंग। एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रखें। दूसरे वाले सेंटेंस में बहुत सारी यानी कई कंपनियों की बात हो रही है, लेकिन एक एक करके, आई बात समझ में? एक एक करके बहुत सारी कंपनियां जो हैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं कोविड-19 पैंडमिक के बाद। चलिए, आज के क्विज में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब बढ़ते हैं आगे। इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखाएंगे ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और साथ एग्जाम्स का सीजन है, होपफुली आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर अभी भी नहीं की है तो वक्त रहते ही वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे आकर के अपनी खुद की ऐप पे तैयारी को शुरू करें। इंग्लिश का आपका कोई भी एग्जाम का सेक्शन जो है इस ऐप से कवर हो जाता है। 3 कोर्सेज मिलेंगे आपको।
पहला कोर्स है राइटिंग का, जिसमें आपको बेसिक से लिखना सिखाया गया है इंग्लिश के अंदर। ऐसे, प्रेसी, समरी, रिपोर्ट, है ना, हर चीज़ को आपको कैसे लिखना है बिल्कुल बेसिक से। इसी तरीके से बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक से बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे एसएससी के सारे एग्जाम्स का सारा सिलेबस आपको तैयार करवाया जाता है। कोर्सेज को वक्त रहते ही बाय करें, लास्ट के 15-20 दिन में कोर्स लेने से कुछ भी नहीं होगा। अभी वक्त है तो जाके फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। ऑलराइट, अपनी वोकैब शीट है, कल डिसेमिनेशन पे छोड़ा था, है ना, आज बिविल्डर से शुरू करेंगे। बिविल्डर मैंने आपको बताया था, अभी बिम्यूज़ का सिनोनिम है किसी चीज़ पे हैरान होना, परेशान होना, और कैसे होना, पजल्ड होकर के। टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग विद अ बिविल्डरिंग पेस। टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर रही है, बढ़ती जा रही है, विकास कर रही है, बहुत ही चकरा देने वाली रफ्तार के साथ, बिविल्डरिंग पेस के साथ। तो बिविल्डरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, एक एडजेक्टिव। ऐसी चीज़ जो आपको चकरा दे बिविल्डरिंग कहलाती है। चलिए, ये बिम्यूज़ वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है कम अक्रॉस। इसको स्टम्बल अपॉन भी बोलते हैं या एनकाउंटर भी बोलते हैं। कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है किसी से अनएक्सपेक्टेडली मिलना। अरे बात समझ में, आप बाजार किसी और काम से गए थे लेकिन मिल कोई और आदमी गया, तो आप उससे कम अक्रॉस या स्टम्बल अपॉन हुए हैं। अच्छा, इसको ऐसा भी बोलते हैं किसी चीज़ को खास तरीके से समझा जाना। ये एडवांस्ड वाला मीनिंग है, कम आएगा। ये ज़्यादा वाला मीनिंग है, जो ज़्यादातर आप देखने को जो है फर्स्ट वाले मीनिंग को आप देखेंगे। दोनों ही मीनिंग करके दिखा देता हूँ सेंटेंस के जरिए। शालिनी केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर सेल्फ इन द कबर्ड। शालिनी ने एनकाउंटर किया, सामना किया, शालिनी को मिल गई उसकी पुरानी फोटोग्राफ, और किसकी, खुद की, अपनी कबर्ड में। तो ये स्टम्बल अपॉन किया शालिनी ने। कबर्ड तो किसी और काम से खोली थी, लेकिन मिल गई उसमें क्या, फोटोग्राफ, है ना। इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, किसी चीज़ का खास तरीके से समझा जाना। ही कम्स अक्रॉस एज अ हम्बल पर्सन ड्यूरिंग हिज पब्लिक अपीयरेंसेस। वो समझा जाता है या वो दिखाई पड़ता है, और कैसे, एक हम्बल पर्सन के तौर पे, एक बहुत ही, समझ गए ना, ज़मीन से जुड़े हुए वाले जो है पर्सन के तौर पे, अपनी पब्लिक अपीयरेंस के दौरान, अपनी पब्लिक में जब भी वो अपीयर करता है उस जो है घटना के दौरान। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी खास तरीके से समझा जाना। शी इज़ कम अक्रॉस एज अ रूड पर्सन। वो बहुत ही रूड पर्सन की तरह बर्ताव करती है, उस तरीके से समझी जाती है। चलिए, ये वाला मीनिंग कम देखा जाता है, ज़्यादा देखा जाता है। अगला वर्ड है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब व गरीब, यूनिक एंड अनयूजुअल। इसको डिस्टिंक्टिव भी बोल सकते हैं। मोस्ट इंट्रोवर्ट्स बिहेव इन अ पेक्यूलियर वे इन सोशल सेटिंग्स। ज़्यादातर अंतर्मुखी जो लोग हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं, वो बड़े ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं सोशल सेटिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में। ठीक है, पेक्यूलियर। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है पेडल। पेडल का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। और जनरली पेडल नाम का वर्ड जो है ना, नेगेटिव चीज़ों के लिए जो है यूज़ किया जाता है जनरली। वैसे गलत चीज़ों के लिए नहीं, सही चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये वर्ड आपको 90% जगह गलत चीज़ों के लिए ही मिलेगा। जैसे ड्रग्स बेच रहे हो, कोई गलत विचार दे रहे हो, सबको दिमाग में बिठा रहे हो, तो पेडल कर रहे हो आप, है ना। न्यूयॉर्क पुलिस हैव लॉन्च्ड अ क्रैक डाउन ऑन साउथ अमेरिकन इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स इन्वॉल्व इन पेडलिंग ड्रग्स। न्यूयॉर्क की पुलिस ने एक क्रैकडाउन को लॉन्च किया है, एक शिकंजा कसने की कार्रवाई को शुरू किया है साउथ अमेरिका से आने वाले माइग्रेंट्स पे, जो कि ड्रग्स को प्रमोट करने में, पेडल करने में इन्वॉल्व होते हैं। सेल करना, पिच करना, प्रमोट करना, पुश करना, मोंगर करना, सब इसके सिनोनिम्स है पेडल के। अगला वर्ड है इंसिपिड। इसका मतलब होता है बिना स्वाद का, ना मीठा, ना खट्टा, ना खारा, ना कड़वा। इसको हैकनेट भी बोलते हैं, क्लीशे भी बोलते हैं, बैनल भी बोलते हैं, ट्राइड, ब्लैंड और वैपिड भी इसके सिनोनिम्स हैं। बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एडवांस वर्ड्स हैं। बिना स्वाद की चीज़ के लिए सारे के सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। द ऑडियंस वर डिसअपॉइंटेड विद द इंसिपिड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। ऑडियंस के लोग थे, डिसअपॉइंटेड थे बिना स्वाद की परफॉर्मेंस से जो थी टीम की, ऑफ द टीम। चलिए, ईडन। ईडन का मतलब होता है स्वर्ग। आपने ईडन गार्डन नाम के एक जो है क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी सुना होगा, कोलकाता में ईडन गार्डन है ना। ईडन का मतलब होता है पैराडाइज। स्वर्ग को आप हेवन भी बोलते हैं और यूटोपिया भी बोलते हैं। यूटोपिया तो ऐसा स्वर्ग है जिसको राम राज्य बोलेंगे हिंदी में, जहाँ सब कुछ अच्छा है, यूटोपिया। अब ये स्वर्ग का बिल्कुल उल्टा, यूटोपिया का बिल्कुल उल्टा होता है डिस्टोपिया। इन दोनों वर्ड्स को दिमाग में साथ चलाना है। डिस्टोपिया का मतलब होता है नर्क, यूटोपिया मतलब राम राज्य है। आप यूटोपिया नाम के, हेवन नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। बुल मार्केट्स आर ईडन ऑफ वेल्थ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बुल मार्केट जो होती हैं, चढ़ते जो बाजार होते हैं, वो ईडन ऑफ वेल्थ होते हैं, पूंजी के स्वर्ग होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, खुदरा निवेशकों के लिए। चलिए, 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, आजकल चल रहा है एक ट्रेंड, जापानीज़ वर्ड्स को अच्छी अच्छी चीज़ों से जोड़ देने का।
जैसे कोई जैपनीज़ वर्ड निकाल लेंगे और बताएंगे कि इस वर्ड का मीनिंग होता है ज़िंदगी में कंटिन्यूसली इंप्रूव करो। फिर कोई वर्ड लेके आएंगे और बताएंगे कि इस वर्ड का मीनिंग होता है अपनी फैमिली को सबसे पहले रखो। तो ये अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वर्ड्स जो है ना, एक्चुअल में जापानी लैंग्वेज में इनका कोई मीनिंग होता ही नहीं, बस इसी चीज़ पे आर्टिकल लिखा गया है। ये जो सारा मामला है ना, ये हो रही है एक होड़, और होड़ है दूसरे के कल्चर से अच्छी चीज़ों को निकालने की। तो ऐसी चीज़ें भी निकाल ली गई हैं जापान से जो वास्तव में जापान में थी ही नहीं। तो इस आर्टिकल में एनालाइज करके बताया गया कि कैसे लैंग्वेज जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उसके मायने, उसके मीनिंग भी बदल जाते हैं। एनालाइजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलो अब शुरू कर लेते हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर एडिटोरियल पढ़ाते हैं, बीच में ग्रामर करवाते हैं, ये सब ग्रामर हमें कहाँ से सीखने को मिलेगी? तो ये सारी ग्रामर बेसिक जो है ग्रामर हो चुकी है चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट में। होम पेज खोलो, ऊपर ही मिलेगी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस प्लेलिस्ट को चलाना शुरू करो। जब इसको पूरा करोगे फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जिरेंड, पार्टिसिपल सब कुछ आपका क्लियर होगा। फिर आर्टिकल पढ़ते हुए आपको सारी ग्रामर समझ में आएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए। चलिए आज से ही शुरू करें। कह रहे हैं in his early 40s, Noam Tam was earning a hefty salary as an executive at a global shipping firm। कह रहे अपनी अर्ली 40s में। अब अर्ली 40s का मतलब क्या होता है? 40, 41, 42, 43 या 45 से कम की उम्र में, 40 से 45 के बीच में। कह रहे अपनी अर्ली 40s में ये जो नॉम टाइम का नाम का आदमी था, ये अर्न कर रहा था एक हेफ्टी सैलरी को। अर्न करना मतलब कमाना, सैलरी मतलब तनख्वाह, हेफ्टी मतलब भारी भरकम। तो लार्ज और इम्प्रेसिव भारी भरकम सैलरी को कमा रहा था। और कैसे? एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कॉर्पोरेट लैंग्वेज में एक बड़ा अधिकारी, है ना, जो टॉप पोस्ट पे बैठा हो। तो एक टॉप लेवल के अधिकारी के तौर पे, और कहाँ पे? एक ग्लोबल शिपिंग फर्म में, एक ऐसी फर्म में जो ग्लोबली शिपिंग करती है, माल सामान को इधर उधर ले जाती है। कह रहा है बट ही कुड नॉट हेल्प फीलिंग अ बिट एम्प्टी। कह रहे लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाया। ये कुड नॉट हेल्प प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने से खुद को ना रोक पाना। कह रहे लेकिन इस काम को करने से वो खुद को ना रोक पाया, और वो काम है महसूस करना अंदर से कुछ खाली, अ बिट एम्प्टी। तो खूब पैसे कमा रहे थे नॉम टाइम, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ खाली है, कुछ अधूरापन है जिसको मुझे दूर करना है। नॉन टाइम की वर्ब है वॉज अर्निंग। ही की वर्ब है कुड नॉट हेल्प। कैन नॉट या कुड नॉट हेल्प प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये स्ट्रक्चर मैं लिखनी भूल गया, सिर्फ नोट कर लो दिमाग में। इस स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है किसी काम को करने से खुद को ना रोक पाना। जैसे आप बोल रहे हो मैं अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया, तो आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। आगे बात समझ में? मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया, तो आई कुड नॉट हेल्प वीपिंग या क्राइंग। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से चलेगी। चलो और आगे बढ़ते हैं। हेफ्टी देख लेना, भारी भरकम को बोलते हैं। कह रहा है जी he started googling terms such as meaning and purpose। कह रहा है फिर उसने शुरू कर दिया गूगल करना, इंटरनेट पे खोजना ऐसी टर्म्स को, ऐसी चीज़ों को जैसे कि सच एज या तो मीनिंग और पर्पस। तो क्या ज़िंदगी का मतलब है, क्या ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव है, ऐसी चीज़ों को वो गूगल पे खोजने लगे। ही की वर्ब है स्टार्टेड। फिर आगे क्या हुआ? कह रहा है इवेंचुअली ही स्टम्बल्ड अपॉन अ वेन डायग्राम शोइंग 4 circles labeled what you love, what you good at, what the world needs and what you can be paid for। कह रहा है आखिरकार इन फाइनल या फाइनली, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। कह रहा है आखिरकार जो नॉम टाइम थे ना, ये स्टम्बल अपॉन किए। अब स्टम्बल अपॉन करना, एनकाउंटर करना किसी चीज़ से, कम अक्रोस होना, अचानक से किसी चीज़ को अनएक्सपेक्टेडली जा मिलना। तो आखिरकार ये अनएक्सपेक्टेडली जा मिले, बिना आशा के मिल गए एक वेन डायग्राम से जो इनको इंटरनेट पे मिला। और कौन सा वेन डायग्राम था? वेन डायग्राम था जो दिखा रहा था 4 सर्कल्स को, 4 जो है गोलों को। और कौन से सर्कल्स थे? जो लेबल थे, जिन पे लेबल लगा हुआ था। आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, दुनिया को आपसे क्या चाहिए, और आपको किस चीज़ के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, किस काम के लिए आपको दुनिया पैसे देगी। तो वेन डायग्राम तो आप समझते ही हैं, रीजनिंग के पेपर में आता है ना, ऐसे ऐसे स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, है ना। तो वेन डायग्राम, तो ऐसा इनको एक सर्कल सा वाला जो है वेन डायग्राम इवेंचुअली स्टम्बल अपॉन किया। ही की वर्ब है स्टम्बल्ड अपॉन, अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ से कम अग्रोस होना, जा मिलना। यू की वर्ब है लव, यू की वर्ब है आर, वर्ड की वर्ड है नीड्स, और यू की वर्ब है कैन बी पेड। पैसिव वॉइस लगी हुई है यहाँ पे, कैन बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस चीज़ के लिए आपको पैसे दिए जा सकते हैं। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखेंगे। वेन डायग्राम का वी बड़ा रखें, क्योंकि जिस आदमी ने
वैन नाम के आदमी ने डायग्राम बनाया था, वो एक प्रॉपर नाउन था, इसलिए वी को बड़ा रखते हैं क्योंकि उस आदमी के नाम से ही इस डायग्राम का नाम है। अच्छा, जब भी किसी चीज़ में अच्छे या बुरे हों तो गुड एट, बैड एट, बेस्ट एट, वर्स्ट एट, याद है ना? जब भी अच्छे या बुरे होते हैं ना किसी चीज़ में तो ऐट लगा के बताते हैं। ऐसा मत बोलो आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, है ना? आई एम बैड एट इंग्लिश या बैड एट फिजिक्स। तो इस तरीके से इस फ्रेजल वर्ब को, फिक्स प्रीपोजिशन को याद रखना। वर्ड हमारा है, दुनिया हमारी है, तो हमारी दुनिया की जब भी बात हो उसके आगे द को लगाया जाए। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है जी? कह रहा है जी हिज आइज फिक्स्ड ऑन द पेक्यूलियर फॉरेन वर्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स, जो कि कौन सा था? इकिगाई। कह रहा है उसकी आंखें फिक्स ऑन हो गई, इस चीज़ पे जाकर के अटक गई। फिक्स ऑन होना मतलब कहीं पे अटक जाना। और कह रहा है किस पे? एक अजीब से फॉरेन वर्ड पे, पेक्यूलियर से, अनयूजुअल से, विदेशी शब्द पे। और कौन सा था ये? जो था वर्ड जो था इंटरसेक्शन पे, इन सर्कल्स के। इंटरसेक्शन आप समझते हैं ना, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, इनका इंटरसेक्शन है ये वाला पार्ट, है ना? ऐसे 4 सर्कल हो गए तो उनका भी इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इन चारों सर्कल का जो इंटरसेक्शन था उस वर्ड पे टिक गई, जो इंटरसेक्शन पे लिखा था उस वर्ड का नाम था इकिगाई। चलो समझ गए सेंटेंस। हिज आइज की वर्ब है फिक्स्ड ऑन, पेक्यूलियर मतलब अजीब सा, डिस्टिंक्टिव, अनयूजुअल, यूनिक। इंटरसेक्शन वो होता है जहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं, चौराहे को बोलते हैं। इकिगाई क्या है आपको आगे बताया जाएगा। जब भी किसी चीज़ पे फिक्स ऑन हो जाएं या फोकस ऑन हो जाएं या कंसंट्रेट ऑन करें तो ऑन ही लगाना है, फिर फिक्स्ड एट मत लगाया ना। आ रही बात समझ में? फिक्स ऑन होना, कहीं पे आपकी सुई अटक गई, कहीं फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, ऑन लगा के करेंगे, ना कि इनकी जगह पे एट लगा के। एट कभी भी नहीं आएगा। चलो अब आगे आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब बताएगा इकिगाई क्या होता है। इकिगाई इन चारों सर्कल्स का जो है इंटरसेक्शन है, जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हो, और वही चीज़ अगर दुनिया को भी चाहिए और उसके लिए आपको पैसे भी दिए जा सकते हैं, एक्चुअल में वही काम करना ही जीवन है। इकिगाई का मीनिंग मोटे मोटे शब्दों में ये कह रहा है। मिस्टर टैम हु लिव्स इन कैनेडा इज वन ऑफ मैनी वेस्टर्नर्स टू हैव डिस्कवर्ड द जापानीज टर्म। कह रहे मिस्टर टैम जो हैं, जो लिव करते हैं, जो रहते हैं कनाडा नाम के देश में। कह रहे ये टैम साहब है ना, इस ये है एक यानी कि वन, और किसके? कई सारे पश्चिमी लोगों के, वेस्टर्नर्स के, जो डिस्कवर कर चुके हैं, और किसको? इस जापानी शब्द को, जापानीज टर्म्स को। अब ये कौन सी टर्म है? विच लूजली ट्रांसलेट्स एज रीजन फॉर बींग। कह रहे जो ये ऐसी टर्म है जो मोटे तौर पे या लूजली, स्ट्रिक्टली नहीं, वेगली, अगर इसके आप बहुत सारे ट्रांसलेशन देखोगे तो ऐसा मीनिंग सा निकल के आएगा, पक्का मीनिंग कुछ नहीं है इसका। कह रहा है जो लूजली ट्रांसलेट करती है, और कैसे? जीने का कारण, रीजन फॉर बीइंग। बीइंग मतलब होना या जीना, रीजन मतलब कारण। तो इस वर्ड का मतलब ये है जीने का कारण। चलो सेंटेंस समझ में आ गया। टाइम की वर्ब है इज, हु की वर्ब है लिव्स। ये कॉन्सेप्ट है पैसिव इन्फिनेटिव का, अभी करवाऊंगा, थोड़ा फ्लो बन जाने दो, इस पर वापस आएंगे। विच की वर्ब है ट्रांसलेट्स, विच आया है इस टर्म के लिए। टर्म कैसा वर्ड है? नाउन कैसा है? टर्म सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है ना, ये पीछे एस नहीं आ रहा, इसलिए विच जो इसके लिए आया है, इसकी विच की वर्ब भी सिंगुलर है, इसके पीछे एस लगा हुआ है। चलो आगे क्या कह रहा है जी? कह रहा है जी द डायग्राम क्रिएटेड इन 2014 बाय मार्क विन, अ ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर, हैज़ गॉन वायरल ऑनलाइन। कह रहे जो डायग्राम है जो 2014 में क्रिएट किया गया था, और किसके द्वारा? इस बंदे के द्वारा, मार्क विन के द्वारा, जो ब्रिटिश के एक दुकानदार थे, एक बिजनेसमैन थे ब्रिटेन के। कह रहे ये डायग्राम जो है वायरल हो चुका है। गो वायरल का मतलब है सब तरफ फैल जाना, तो ऑनलाइन ये सब तरफ फैल चुका है। कह रहा एंड हैज़ बिकम सच अ ग्लोबलाइज्ड कॉन्सेप्ट दैट देर आर नाउ इकिगाई, वेट लॉस पिल्स एंड क्रिप्टो कंपनीज। और कह रहा ये बन चुका है ऐसा एक ग्लोबलाइज्ड कॉन्सेप्ट, ऐसा एक वैश्विक कॉन्सेप्ट। कैसा भाई? दैट ऐसा कि अब दुनिया में आपको मिलेंगी इकिगाई की वेट लॉस की गोलियां, और इकिगाई के नाम से क्रिप्टो की कंपनियां। बस वे ऑफ लाइफ है ना, रीजन फॉर बीइंग, ऐसा बना करके ऐसे ऐसे जो ब्रांड भी निकलने लगे इकिगाई के नाम पे। समझ में आ गया सेंटेंस? डायग्राम की वर्ब है हैज़ गॉन वायरल, डायग्राम की दूसरी वर्ब है हैज़ बिकम। अच्छा, आर जो है ना, आर ये है वर्ब, क्लोज शुरू हो रहा है देयर से, दैट कंजंक्शन के बाद में। तो वर्ब जब भी आप देयर के बाद देखोगे ना, तो देयर के बाद में वर्ब रखी होती है और उसके बाद में उनके सब्जेक्ट रखे होते हैं। तो पिल्स और कंपनी सब्जेक्ट है इस आर नाम की वर्ब के, इसका देयर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। देयर कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और है ग्रामर का यहाँ पे, पहले आगे बढ़ते हैं, ये सेंटेंस पूरा करेंगे, फिर इन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको फटाफट करवा देता हूँ। आगे कह रहा है जी मिस्टर टैम टू लॉन्च्ड अ बिजनेस
इंस्पायर्ड बाय द कॉन्सेप्ट। कह रहे ये टैम जी तो थे ऊपर वाले टैम, इन्होंने भी लॉन्च कर दिया अपने एक बिजनेस को जो इंस्पायर्ड बाय था इसी कॉन्सेप्ट से, और बिजनेस का नाम क्या था, इकिगाई कोचिंग। सिंपल सेंटेंस, टैम की वो है लॉन्च्ड। कह रहा इट इज वर्कशॉप्स ही हेल्प्स कॉर्पोरेट लीडर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स फिल इन डायग्राम्स प्रॉम्प्ट्स। कह रहा अपनी वर्कशॉप में, अपने सेमिनार्स में ये मदद करते हैं कॉर्पोरेट लीडर्स को और एग्जीक्यूटिव्स को, टॉप पोस्ट के लोगों को कॉर्पोरेट कल्चर में। और क्या मदद करते हैं कि वो फिल इन करें, वो भरें इस डायग्राम की डिमांड्स को, डायग्राम के प्रॉम्प्ट्स को या सजेशन को। तो डायग्राम में जैसे आपको 4 बनाए गए हैं सर्कल, तो चारों सर्कल में आप क्या क्या डालोगे ये चीज़ें उनको सिखाते हैं। चलो, ही की वर्ब है हेल्प्स, और कुछ देखने वाला है नहीं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है डिमांड या सजेशन। डायग्राम आपको डिमांड करता है ना कि इस सर्कल में कुछ डालो, इस सर्कल में कुछ डालो, तो ये प्रॉम्प्ट है इस डायग्राम के। कह रहा है ही एडवाइसेस मेडिटेशन टू हेल्प अनलॉक देयर पोटेंशियल, ही सेज। कह रहा है वो एडवाइस भी करते हैं मेडिटेशन को ताकि वो हेल्प करें लोगों को अनलॉक करने में, ताला खोलने में अपनी पोटेंशियल का, अपनी ताकत का। ऐसा वो खुद ही बताते हैं, ही सेज। चलिए, ही की वर्ब एडवाइजेस, ही की वर्ब सेज, सिंपल सेंटेंस है। अब आ जाओ जल्दी से अपने जो है दोनों कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। 2 ग्रामर की कॉन्सेप्ट हैं, जिनको आते हैं वो स्किप कर दो, जिनको नहीं आते हैं वो सीख लो। पहला कॉन्सेप्ट है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव ये 3-4 तरह के होते हैं। पहले टाइप के इन्फिनेटिव को बोलते हैं सिंपल इन्फिनेटिव, ये एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। दूसरे टाइप के इन्फिनेटिव को बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव, ये भी एक्टिव और पैसिव दोनों होता है। आपको 2 चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़, सिंपल और पैसिव में से कौन सा इन्फिनेटिव लगेगा, और दूसरी चीज़, जो भी इन्फिनेटिव लगेगा उसको एक्टिव या पैसिव में से किस में लगाया जाएगा। दोनों चीज़ें सीखोगे तभी करेक्ट इन्फिनेटिव लगा पाओगे। स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपल इन्फिनेटिव की होती है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्ले, टू ईट, टू गो, टू लाव, टू स्लीप, है ना। पैसिव की क्या होगी जी, बी फैमिली की वर्ब आ जाएगी, बेस फॉर्म बदल जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, टू बी V3 बन जाएगी पैसिव की फॉर्म, सिंपल वाले की। परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैव प्लस में V3, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव भी वही है, टू हैव प्लस में V3। और परफेक्ट इन्फिनेटिव को अगर पैसिव बना दिया जाए तो जैसे परफेक्ट टेंस का पैसिव बनता है हैव बिन V3, वैसे ही परफेक्ट इन्फिनेटिव का भी टू हैव बिन प्लस में V3। तो टेंस के हिसाब से ही दोनों इन्फिनेटिव चल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट एक बात में समझ जाओगे ध्यान से सुनोगे तो, ये इन्फिनेटिव जिस वर्ब के बाद में लगे हों, अगर ये इन्फिनेटिव उस वर्ब के बाद में होने वाला एक्शन है ना, मान लो वर्ब पहले होगी, इन्फिनेटिव बाद में होगा, तो ये कहलाएगा एक्शन पेंडिंग, इन्फिनेटिव का एक्शन होना भी बाकी है, और उस केस में लगेगा सिंपल इन्फिनेटिव। और अगर इन्फिनेटिव का एक्शन इस वर्ब से पहले हो चुका है, इस इन्फिनेटिव का एक्शन इस वर्ब से पहले हो चुका है, तो इन्फिनेटिव बन जाएगा परफेक्ट इन्फिनेटिव, क्योंकि एक्शन है यहाँ पे फिनिश्ड। फिनिश एक्शन को ही परफेक्ट एक्शन बोलते हैं। आगे बात समझ में, बस इसी फॉर्मूला को लगाना है। एक्टिव और पैसिव डिसाइड करेंगे आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को देख के। अगर सब्जेक्ट ही इन्फिनेटिव के काम को कर रहा है तो एक्टिव इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है तो पैसिव इन्फिनेटिव। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। पुलिस आर ट्राइंग, अब देखो जो भी लगाना है इन्फिनेटिव यहाँ पे लगाएंगे, फाइंड द थीफ। टू फाइंड लिखेंगे, टू बी फाउंड लिखेंगे, टू हैव फाउंड लिखेंगे, टू हैव बीन फाउंड लिखेंगे। सीधे सीधे मत बोलो सर टू फाइंड आएगा, तो मुझे भी पता है, तो है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर टू फाइंड आएगा, लेकिन क्यों आएगा उसका लॉजिक समझो ताकि आगे के 3 क्वेश्चंस भी कर पाओ। मुझे बताओ, ट्राई जो वर्ब है और फाइंड जो वर्ब है, इन दोनों में से पहले कौन सा काम होगा। पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं थीफ को ढूंढने की, चलो बात मान ली, पहले वो ढूंढेंगे थीफ को या पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर पहला काम होगा ये, तो मतलब दूसरा काम होगा ये, तो इस काम के लिए ये वाला काम पेंडिंग है, तो पेंडिंग है तो आएगा सिंपल इन्फिनेटिव। अब दूसरी चीज़ मुझे बताओ, ये जो फाइंड है ये कौन करेगा, पुलिस करेगी या कोई और करेगा। सर पुलिस ही करेगी। अगर पुलिस ही इसका डूअर है तो सिंपल इन्फिनेटिव तो आएगा ही, वो आएगा एक्टिव में। तो मैं यहाँ सिंपल इन्फिनेटिव एक्टिव फॉर्म लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा आर ट्राइंग टू फाइंड द थीफ। ठीक है, आगे बात समझ में, फॉर्मूला देख लो, बस फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला समझ गए तो चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे ही द थीफ नीड्स फाइंड एज सून एज पॉसिबल, थीफ को ढूंढे जाने की ज़रूरत है जितना जल्दी हो सके। चलो मुझे बताओ, नीड वर्ब पहले आएगी या फाइंड वर्ब पहले आएगी। पहले किसी को ढूंढने की ज़रूरत होती है, नीड होती है, या पहले किसी को फाइंड किया जाता है। अरे सर नीड होगी तभी तो फाइंड करेंगे। एक्शन अभी भी पेंडिंग है, सिंपल इन्फिनेटिव को ही यूज़ किया जाएगा। अब मुझे बताओ, थीफ ढूंढा जाएगा या थीफ को कोई ढूंढेगा। अरे थीफ किसी को नहीं ढूंढेगा, थीफ यहाँ पे डूअर नहीं है, थीफ है रिसीवर। अगर थीफ रिसीवर है तो थीफ के ऊपर काम होगा, सिंपल इन्फिनेटिव पैसिव में यूज़ किया जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा द थीफ नीड्स टू बी फाउंड, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस पैसिव की फॉर्म निकाल लो ना, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म।
वैसे ही द पुलिस आर सेड फाइंड द थीफ लास्ट नाइट, पुलिस वाले सेड किए जाते हैं, बताए जाते हैं कि थीफ को कल रात वो ढूंढ चुके हैं। सेड का मतलब है बताया जाना, ऐसा बताया जाता है पुलिस वाले ढूंढ चुके हैं। अब मुझे बताओ पहले कौन सा काम होगा? पहले पुलिस वाले बताए जाएंगे कि उन्होंने ढूंढ लिया है, पहले पुलिस वाले ढूंढेंगे? सर पहले पुलिस वाले ढूंढेंगे, फिर बताया जाएगा अगले दिन कि वो ढूंढ चुके हैं। तो ये काम बाद में, ये काम फिनिश्ड है। अब यहाँ पे होगा परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल। ये काम पहले हो चुका है ना इस काम के। अच्छा ये बताओ पुलिस वाले ही ढूंढेंगे या पुलिस वालों को ढूंढा जाएगा? सर पुलिस वाले तो डूअर हैं फाइंड नाम की वर्ब का, डूअर है तो एक्टिव इन्फिनेटिव। परफेक्ट एक्टिव क्या होता है जी? टू हैव फाउंड। अब बिल्कुल फॉर्मूला तरीके से बता दिया है, मेरे ख्याल से एक भी स्टूडेंट की गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। लास्ट सेंटेंस देख लो, द थीफ इज फाइंड या फाउंड बाय द पुलिस बाय द नाइट। यहाँ पे सेट लगा दो, सेट लगा दो। थीफ ऐसा बताया जाता है कि वो पा लिया गया है, ढूंढ लिया गया है पुलिस के द्वारा कल रात को। तो मुझे पहले बताओ पहले फाइंड करेंगे या पहले थीफ बताया जाएगा? पहले फाइंड करेंगे फिर थीफ बताया जाएगा। तो ये काम पहले, ये काम फिनिश्ड। फिनिश्ड है तो यहाँ पे लगेगा परफेक्ट। अब थीफ किसी को फाइंड नहीं कर रहा, थीफ को फाइंड किया जा रहा है, तो सीधी सीधी बात है जी यहाँ पे लगेगा परफेक्ट लेकिन पैसिव। थीफ के ऊपर काम हो रहा है ना। तो द थीफ इज सेड टू हैव बिन फाउंड, फाउंड बाय द पुलिस लास्ट नाइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में डिटेल में आपको बता दिया गया है। चाहे इस पर आप 2 घंटे की वीडियो देख लो, लास्ट में कॉन्सेप्ट यही निकलेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देख लो ग्रामर का। सच के बाद में कभी तो लगेगा दैट और सच के बाद में कभी लगेगा एज। अब कैसे पता करोगे? बड़ा आसान है। अगर सच के बाद में कोई क्लोज आ रहा हो और मीनिंग आ रहा हो कि इतना, कि इतना, वो इतना खूबसूरत है या वो इतनी खूबसूरत है कि ऐसा, है ना, ये इतना अच्छा है कि ऐसा, ये इतना बुरा है कि ऐसा, जब इतने इतने की बात हो और क्लोज आ रहा हो तो सच के बाद में आएगा दैट। और अगर ऐसा ना आ रहा हो तब आएगा एज। यूज करके दिखा देता हूँ। Most of us have not seen such a health emergency that as COVID-19। हम में से ज़्यादातर ने ऐसी एक हेल्थ इमरजेंसी को नहीं देखा है जैसे कि कोविड-19। तो जब भी ऐसी की, जैसे कि, या इस तरह का जब ऐसी बात हो और कोई क्लोज ना आ रहा हो, सब्जेक्ट वर्ब ना आ रहा हो, तो उस केस में आप यूज़ करेंगे एज को। ठीक है, सच प्लस में एज। अब इस सेंटेंस को देखो, कोविड-19 हैज कॉज्ड सच अ डैमेज टू द इकोनॉमी दैट एज इट विल टेक डेकेड्स टू रिकवर। कोविड ने ऐसी डैमेज दी है पूरी इकोनॉमी को कि अब ये कई डेकेड्स लेगी, कई दशक लेगी रिकवर करने में। इतनी दी है कि इस तरह की दी है कि ऐसा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? पूरा क्लोज दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा और इस तरह की बात हो रही है। तो आप इतना की इतने की बात हो रही है, तो अब सीधे सीधे आपको यहाँ पे दैट को यूज़ करना है। तो क्लोज की निशानी बिठा लो दिमाग में, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर आ गया तो सच के बाद में दैट। अगर सीधे सीधे कोई नाउन आया और सीधे इस तरह की बात हो रही है तो उसके बाद में हैज़। अब ये बाकी के दोनों सेंटेंस आप खुद से ट्राई करेंगे। हैव यू सीन सच अ गुड मूवी दैट एज द गॉड फादर। ठीक है, सब लोग कोशिश करो, सीधे सीधे आंसर टाइप कर दो, फर्स्ट में क्या और सेकंड में क्या, कमेंट्स में डालो ताकि आप भी खुद से कर पाओ। बढ़े आगे, चलो। अब ये ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको आते थे तो मिस कर दिया करो, जिनको नहीं आते यहाँ पे रिवाइज कर लिया करो। आगे कह रहा है जी, येट फ्यू इन जापान गिव मच थॉट टू द आइडिया। कह रहे फिर भी ना के बराबर ही लोग हैं जापान में जो देते हैं ज़्यादा थॉट, ज़्यादा विचार, ज़्यादा ख्याल इस आइडिया को। जापान में ज़्यादा लोग इस आइडिया के बारे में नहीं सोचते हैं, इकिगाई को नहीं समझते हैं। फ्यू की वर्ब है गिव, फ्यू बिना अ या द के आया है, इसका मीनिंग है ना के बराबर लोग। कह रहे व्हेन टेड अ कॉन्फ्रेंस स्टेज सेवरल टॉक्स ऑन द कॉन्सेप्ट, अ ट्वीट बाय अ बैफल्ड जापानीज ऑब्जर्वर वेंट वायरल। कह रहे जब टेड ने, टेड जानते हैं ना, आप यूट्यूब पे इसका चैनल भी है, अच्छी अच्छी टॉक्स को ही ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत ही शानदार, आप देखोगे तो मज़ा आएगा आपको। कह रहे जब टेड ने, जो कि एक कॉन्फ्रेंस का एक प्लेटफॉर्म है, इन्होंने स्टेज किया, ऑर्गेनाइज किया बहुत सारी डिस्कशंस को, बातचीत को इसी इकिगाई कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो हुआ क्या, एक ट्वीट आई एक जापानीज ऑब्जर्वर के द्वारा, एक ऐसा आदमी जो जापानी था और ऑब्जर्व कर रहा था इन टॉक्स को और बैफल्ड था। बैफल्ड मतलब थोड़ा सा बेम्यूज, थोड़ा सा हैरान। कह रहा वो ट्वीट वायरल हो गई, वो सब तरफ फैल गई। अब वो ट्वीट क्या थी, अपेरेंटली देयर इज एन एंशिएंट जापानीज फिलॉसफी कॉल्ड इकिगाई। कह रहा है अपेरेंटली मतलब जाहिर तौर पे एक एंशिएंट जापानीज फिलॉसफी है, एक पुरानी जापान की एक विचारधारा है जो कॉल की जाती है इकिगाई, और ये लास्ट में है एक्सक्लेमेशन का साइन या जो है वर्ड जो बता रहा है किसी हैरानी की बात को। तो जापानी लोग खुद ही बोल रहे हैं कि ये कब हो गया, हमारे कल्चर का ये कौन सा पुराना वर्ड है, दुनिया गा रही है कि इकिगाई इकिगाई, हमने तो सुना नहीं कभी ये वर्ड, है ना। तो फिलॉसफी की वर्ब है यहाँ पे इज, ट्वीट की वर्ब है वेंट, बैफल्ड मतलब हैरान। अब आगे देखो,
आगे कह रहा है व्हाट इज दैट, फिर ये ट्वीट पूछ रही है ये है क्या, व्हाट की वर्ब है इज, व्हाट इज दैट, ये वर्ड्स का मतलब है व्हाट इज, इसको एब्रीविएट करके लिखा हुआ है वर्ड्स, है ना, व्हाट इज दैट। आगे कह रहा है जी नेटिव स्पीकर्स सेल्डम यूज द टर्म। अब ये जापानीज ऑब्जर्वर की ट्वीट यहाँ पे खत्म हो चुकी है, अब अपनी बात लिख रहा है राइटर। कह रहे हैं जो जापान के नेटिव स्पीकर हैं, जापान की बोली बोलने वाले वहाँ के बाशिंदे हैं, नेटिव लोग हैं, वो ना के बराबर ही यूज़ करते हैं इस टर्म को, इस वर्ड को। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, ना के बराबर, वेरी, नॉट वेरी ऑफन। कह रहा है इफ़ दे डू इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल जॉयज सच एज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली और इन्जॉइंग हॉबीज़। कह रहा है अगर वो करते भी हैं, यूज़ करते भी हैं, तो ये होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सिचुएशन में जो है छोटी छोटी खुशियों का, जैसे कि स्पेंड करना वक्त को फैमिली के साथ में और इन्जॉय करना अपनी हॉबीज़ को। आगे बात समझ में, जापान में क्या होता है, आप कुछ खुशी का काम कर रहे हो, मिठाई खा रहे हो ना, तो आप बोल दोगे इकिगाई, है ना, कि मिठाई खा रहा हूँ, मेरे को ज़िंदगी जीने का मज़ा आ रहा है। फैमिली के साथ, बच्चे के साथ खेल रहे हो तो आप बोल दोगे इकिगाई। तो बड़ा ही नॉर्मल सा वर्ड है, इसका कोई मोटिवेशनल मीनिंग वहाँ पे नहीं है। दे की वर्ब है डू, इट की वर्ब है इस। कह रहा है इकिगाई दस जॉइंस अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ जापानीज वर्ड्स। कह रहे इस प्रकार से 10 इकिगाई ने ज्वाइन कर लिया है एक लंबी फहरिस्त को, सूची को जापानी शब्दों की। और कौन सी सूची है, कौन से वर्ड्स हैं, दैट हैव बीन रीपर्पस्ड टू लेंड एन ऑरा ऑफ एंशंट विजडम। कह रहे ये वो वर्ड्स हैं जिनको रीपर्पस किया गया है, इनको फिर से रीमॉडल, रिकैलिब्रेट, फाइन ट्यून, रीडिफाइन या रीएडजस्ट किया गया है ताकि ये दे सकें, लैंड कर सकें एक इंप्रेशन को, एक ओरा को, एक चमक को। और किसकी, एंशंट विजडम की, पुरानी समझदारी की। एंड एक्सॉटिसिज्म की, एक्सॉटिसिज्म का मतलब होता है फॉरेननेस, किसी चीज़ के अंदर जो फॉरेननेस होती है ना उसको अप्रिशिएट करते हैं तो आप एक्सॉटिसिज्म बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना मैं फॉरेन से ये चीज़ लाया हूँ, चाहे यहाँ भी धक्के खा रही हो बाज़ारों में, पर आप लेके कहीं और से आए हो, उस पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना या मेड इन यूके, तो फॉरेननेस को जो है मतलब उसको लैंड करती है, उस तरह के एक इंप्रेशन को। और ये किसको करती है ये सब चीज़ें लैंड, ये करती है ऐसे आइडियाज़ को जो बैनल हैं, जो ट्राइड हैं, जो घिसे पिटे हैं, जो बहुत बार यूज़ हो चुके हैं, जो बेस्वादे हैं। आगे बात समझ में, तो आइडियाज़ तो वही हैं, हमें भी पता है कि वही काम करना है जो हमें पसंद है, जो दुनिया को अच्छा लगता है, जिसको करने के लिए हम बने हैं। लेकिन इस आइडिया को जापान के इकिगाई वर्ड से जोड़ करके इसमें एंशंट विजडम की ऑरा को डालने की कोशिश की गई है। इकिगाई की वर्ब है जॉइंस, दैट की वर्ब है हैव बीन रीपर्पस, रीपर्पस करना, किसी चीज़ को रीएडजस्ट करना, दैट आया वर्ड्स के लिए, इसलिए दैट की वर्ब भी है हैव यानी कि प्लूरल। ऑरा का मतलब होता है इंप्रेशन या चमक, इसको एम्बियंस या एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। एक्सॉटिसिज्म मैंने आपको बता दिया, एक्जॉटिक चीज़ों का, विदेशी चीज़ों का जो क्रेज़ है उसको कहते हैं एक्सॉटिसिज्म। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ये बैनल वर्ड आप देख चुके हैं, घिसे पिटे को बोलते हैं बैनल। चलो अब आ जाओ, लास्ट के 2 पैराग्राफ है। अब ये बताएगा, ऐसा एक ही वर्ड नहीं है, ये खेल कई जो है सालों से चल रहा है। कह रहे काकीबो हैज़ बीन पेडल्ड एज द जापानीज आर्ट ऑफ सेविंग मनी। कह रहे काकीबो भी आई थी इससे पहले, उसको पेडल या प्रमोट किया गया था जापान की कला के तौर पे जो है पैसा को सेव करने की। लेकिन काकीबो का मीनिंग क्या है, कह रहा है इन प्रैक्टिस कीपिंग अ नोटबुक टू ट्रैक फिनेंस। कह रहा है वास्तव में ये कीप करने का काम है एक नोटबुक को ट्रैक करने का फिनेंस के। तो जापान में जब कोई बोलता है ना कि एक नोटबुक लगा लो, एक खाता वही बना लो, तो वो बोल देता है कैकीबो। अब उसको दुनिया में क्या बोलते हैं कि ये जापान की एक नई एंशंट आर्ट है जो हमने अभी भी डिस्कवर की है, जिससे पैसे बड़े अच्छे तरीके से सेव किए जा सकते हैं ना, ऐसे इसको पेडल किया जाता है। ठीक है, पेडल का मतलब आप समझते हैं प्रमोट करना किसी चीज़ को। गलत चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन सही चीज़ों के लिए भी इस वर्ड को आप 10% केसेस में यूज़ होता हुआ देखेंगे। आगे देखो, कह रहा है जी शिनरिन योकू और द जापानीज आर्ट ऑफ फॉरेस्ट बैथिंग इज रियली जस्ट गोइंग फॉर अ स्मॉल ट्रॉल इन नेचर। कह रहा है जो शिरिन योकू है या फिर जापानीज आर्ट है फॉरेस्ट बैथिंग की, जंगल में कैसे जो है स्नान करना है, नहाना है ना, इसको शिरिन योकू बोलते हैं हमारी दुनिया में। कह रहे जो जापानीज वर्ड है ना, जापानीज आर्ट जो हम लेके आए हैं, कह रहा है वास्तव में ये है सिर्फ बाहर जाना एक नाइस ट्रॉल के लिए नेचर में। आई बात समझ में, इसका मतलब कोई जापानीज बात नहीं है, इसका मतलब जापान में होता है चलो घूमने चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, जंगल में घूमने चलते हैं, उसको हमने बना दिया फॉरेस्ट बाथिंग। वैसे स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक, है ना। कह रहा है वैसे ही वाबी साबी डिस्क्राइब्स एन इंटीरियर डिज़ाइन ट्रेंड दैट एम्ब्रेसेस मिनिमलिस्ट डेकोर एंड नेचुरल मटेरियल्स। कह रहा है वैसे ही वाबी साबी जो है ये डिस्क्राइब करता है हमारी दुनिया में एक इंटीरियर डिज़ाइन के ट्रेंड को, घर के अंदर की डिज़ाइनिंग के रुझान को, वो रुझान जो एम्ब्रेस करता है, जो अपनाता है मिनिमलिस्ट डेकोर को। डेकोर का मतलब है डेकोरेशन, मिनिमलिस्ट का मतलब होता है मिनिमम।
तो मिनिमम डेकोरेशन का ट्रेंड है ना, बस सिर्फ लकड़ी सी लगी हुई है, ज़्यादा उस पर कुछ आपने किया नहीं हुआ, और नेचुरल मटेरियल्स ही यूज़ होंगे। तो हमारे यहाँ पे तो एक ट्रेंड बन चुका है वाबी साबी, कम से कम लगा करके सुंदर सा बना दो, लकड़ी को यूज़ करो, नेचुरल मटेरियल्स को। वाबी साबी की वो है डिस्क्राइब्स दैट की वो है एम्ब्रेसिस। मिनिमलिस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही कम मॉडरेट या मिनिमल चीज़ों में काम चलाए। अब जापान में क्या मीनिंग है, कह रहे इन जापान इट रिफर्स टू एन एस्थेटिक फिलॉसफी ऑफ अप्रिशिएटिंग इम्परफेक्शन। कह रहे जापान में ये टर्म रिफर टू करती है, इशारा करती है सुंदरता की फिलॉसफी पे, एस्थेटिक फिलॉसफी पे। एस्थेटिक मतलब रिलेटिंग टू ब्यूटी। और ये कौन सी फिलॉसफी है, जो अप्रिशिएट करती है आपकी बुराइयों को, आपकी कमियों को। तो वहाँ पे जिन लोगों में कुछ कमी होती है, जो बहुत सुंदर नहीं होते हैं, तो उनकी सुंदरता को अप्रिशिएट किया जाता है इस वर्ड के साथ में। समझ रहे हो, तो इस तरीके से मीनिंग चेंज हो जाते हैं अलग दुनिया में जा करके। चलो ये आगे बढ़ेंगे, लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। अब ये बताएगा आपको जापान के लिए क्या सीख है इस पूरी चीज़ से, जापानी लोग कैसे इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। कह रहे वाइल सम जापानीज एक्सपर्ट्स हैव बिन ऑल टू हैप्पी टू कैपिटलाइज ऑन इकिगाईज ग्लोबल अपील। कह रहे जहाँ कुछ जापान के एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। ऑल टू का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा, वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हैं। और किस काम को करने में भाई, ये काम है कैपिटलाइज ऑन करना, फ़ायदा उठाना, मौके पे चौका मारना। और किस पे, इकिगाई की ग्लोबल अपील पे, इकिगाई नाम के वर्ड की वैश्विक अट्रैक्शन पे। कह रहे वहीं पे हुआ क्या, वहीं पे अदर्स वुड लाइक टू सी द कॉन्सेप्ट मेक अ कमबैक इनसाइड जापान। दूसरे कई जापानी हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम देखें कि ये कॉन्सेप्ट जो है जापान में भी आ जाए वापस। भाई हमारे यहाँ इकिगाई तो कुछ था ही नहीं, अब वेस्टर्नर्स ने इसको बहुत कुछ बना दिया है, हम चाहते हैं कि अब उनका वाला फॉर्म जो है ना लेकर के ये कमबैक करे जापान के अंदर। एक्सपर्ट्स की वर्ब है हैव बीन, अदर्स की वर्ब है वुड लाइक। कैपिटलाइज ऑन करना, बैंक ऑन करना, सही वक्त पे मौके का फ़ायदा उठाना, टेक बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी करना। जापानी लोग अब इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल टू का मतलब होता है ज़रूर से ज़्यादा, टू अ हाई डिग्री। कह रहा है जी डिस्पाइट इट्स रेपुटेशन एज अ लैंड ऑफ हेल्दी लॉन्ग लिव्ड पीपल। कह रहे बावजूद इसकी रेपुटेशन के, इसकी उस प्रतिष्ठा के, है ना, इसकी उस जो है पहचान के। और रेपुटेशन किस चीज़ की है, एक लैंड के तौर पे, एक धरती के तौर पे जो है हेल्दी लॉन्ग लिव्ड पीपल की, ऐसे लोगों की जो बड़े स्वस्थ और बड़े लंबे वक्त तक जीते हैं। कह रहे डिस्पाइट बावजूद इस चीज़ के, जापान इज़ हार्डली ए यूटोपिया। जापान जो है ना के बराबर ही एक स्वर्ग कहा जाएगा, यूटोपिया कहा जाएगा। लोग जीते तो बहुत लंबा है, लेकिन वहाँ पे समाज में बहुत गलतियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं जो आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। जापान की वर्ब है इज़। यूटोपिया आप जानते हैं राम राज्य है, इमेजिनरी प्लेस होता है, ये स्वर्ग के जैसा होता है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिस्टोपिया, जिसको आप हेल भी बोल सकते हैं, नरक भी बोल सकते हैं, है ना। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इसकी का सिनोनिम होता है इंस्पाइट। बस ध्यान ये रखना है, इंस्पाइट के बाद में ऑफ हमेशा आएगा, लेकिन डिस्पाइट के बाद में कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इंस्पाइट के बाद का ऑफ निकाल दूँ, डिस्पाइट विद नो प्रीपोजिशन, इंस्पाइट विद ऑफ। कह रहे इट हैज़ द हाइएस्ट सुसाइड रेट्स इन द G7। कह रहे जापान की जो सुसाइड रेट्स है G7 कंट्रीज़ में, दुनिया की 7 बड़ी जो है कंट्रीज़ में हाईएस्ट है। ये G7 वही है अ क्लब ऑफ रिच कंट्रीज़, दुनिया की सबसे अमीर देशों का एक क्लब। इट की वर्ब है हैज़। कह रहे इट्स डिमांडिंग कॉरपोरेट कल्चर हैज़ लेड टू केसेस ऑफ करोशी और डेथ फ्रॉम ओवर वर्क। कह रहे जापान का जो डिमांडिंग कॉर्पोरेट कल्चर है, ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर जो बहुत डिमांड करेगा आपसे, 18 घंटे काम करो, छुट्टी के दिन भी काम करो। कह रहा है ये कल्चर लीड टू कर गया है करोशी के केसेस तक। अब ये करोशी भी जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है काम करते करते, जरूर से ज़्यादा काम करते हुए मर जाना, डेथ फ्रॉम ओवरवर्क। ठीक है, कल्चर की वर्ब है हैज़ लेड टू। फिर कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू लेजिस्लेट इट्स वे टू अ हेल्दियर वर्क स्टाइल विद लिमिटेड इफेक्ट। कह रहे सरकार भी कोशिश कर चुकी है जापान की कि वो लेजिस्लेट करे, कानून बनाए। और कैसे कानून बनाए, किस लिए बनाए, इसका रास्ता बनाने के लिए जो है एक हेल्दियर वर्क स्टाइल का लेजिस्लेट करेगी, अपने रास्ते को कानून बना के अपना रास्ता बनाएंगी अच्छे वर्क स्टाइल का। लेकिन ये काम हुआ है लिमिटेड इफेक्ट के साथ, इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेजिस्लेट का मतलब होता है टू मेक लॉस। कह रहे परहैप्स जापान टू कुड डू विद अ बिट मोर इकिगाई। कह रहे शायद जापान भी कुछ फ़ायदा ले सकता है थोड़ी सी और ज़्यादा इकिगाई का। इस इकिगाई का जापान में आना भी थोड़ा बेनिफिशियल होगा जापानियों के लिए। जापान की वर्ब है कुड डू विद, कैन डू विद या डू वेल विद, बीच में वेल भी आ जाएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का मेक यूज़ करना अच्छे से, है ना। तो जापानियों को ये टर्म मिल जाए इसी फॉर्म में तो ये भी अच्छे से इसका फ़ायदा ले पाएंगे। चलिए, सिंपल सा आर्टिकल था, इंटरेस्टिंग था, इसीलिए ऐसे आर्टिकल्स लेता हूँ ताकि आपको अलग अलग थीम की चीज़ें पढ़नी आए। जल्दी से अपने क्विज़ पे आएंगे।
जिसने आर्टिकल पढ़ा है अच्छे से में से कम 4 मार्क्स लेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सही पेयर कौन सा है मैच किया हुआ, तो निकाल लो, है ना। मान लो ये और ये मैच कर रहे हैं, या ये और ये मैच कर रहे हैं, या ये और ये मैच कर रहे हैं, तो जहाँ मैचिंग सही बैठ जाएगी जिस वर्ड की मीनिंग के साथ में, वो आपका आंसर बनेगा। सेकंड में आपसे पूछा है कि जापान को यूटोपियन स्टेट बनने से इनमें से किस चीज़ ने रोक रखा है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी ने, स्टैग्नेटेड इकॉनमी ने, हाई रेट्स ऑफ सुसाइड्स ने, और फॉलिंग जो है फेलिंग कल्चर ऑफ एनिमे ने। एनिमे होती है जापान के कार्टून्स। तो सही मेरे ख्याल से अभी निकल जाएगा, आर्टिकल फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है आप आंसर को यहीं से निकाल सकते हैं। अब देखो तीसरे चौथे पाँचवें मिलेगा क्लोज टेस्ट। यहाँ पे आपसे सच के बाद में सही तरह के वर्ड को चूज़ करने को बोला गया है। सो लगाओगे, एज लगाओगे, दैट लगाओगे, या हाउएवर लगाओगे। चौथे में आपसे पूछा है मैनी अ या मैनी एन की वर्ब किस प्रकार की होती है। और पाँचवें में आपसे पूछा है किस तरह का इन्फिनेटिव आप यहाँ पे यूज़ करेंगे रिपोर्ट नाम की वर्ब के बाद। इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, या इस तरह का। कोशिश करो, थोड़ा मुश्किल है लेकिन खुद से करोगे कोशिश, फिर मेरा आंसर देख लेना। मैंने फर्स्ट कमेंट में आंसर रख दिए इसी वीडियो के नीचे हिंट्स के साथ में, तो जाके पिंड कमेंट से आंसर्स को मैच करो। 6वें में आपसे सिनोनिम पूछा है टेस्टलेस का, तो मैंने 5-7 सिनोनिम्स आपको बताए हैं, जितने याद हो लिख देना। बेस वाली चीज़ के कितने सिनोनिम्स आपको याद है ना, लिख देना। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आंसर ज़रूर बताना आउट ऑफ 6 कितने मिले। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सअप पे।